पनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। अब उद्धव ठाकरे कराएंगे वसूली गैंग की जांच। अनिल देशमुख ने सीएम को लिखी चिट्ठी। परमवीर के आरोपों की पड़ताल है जरूरी। मनसुख मर्डर केस में सीसीटीवी ने सचिन वाजे के सारे राज खोले। साथ ही बोला क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मारा था। एनआईए ने वाजे पर लगाया यूएपीए। असम और बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार आज खत्म। सभी पार्टियों ने लगाया आखिरी जोर। 27 को मतदान। केरल में बीजेपी का गेम चेंजर प्लान। पार्टी के उम्मीदवार और मेट्रोमैन श्रीधरन बोले, बिना हमारे नहीं बनेगी राज्य में सरकार। और लॉकडाउन के 1 साल बाद देश में कोरोना की फिर बेकाबू रफ्तार। 150 दिन बाद 24 घंटे में आंकड़ा 50,000 के पास। सबसे पहली खबर महाराष्ट्र से। खबर यह है कि क्या राज्य के वसूली गैंग मामले की जांच अब उद्धव ठाकरे करवाएंगे। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों की जांच करवाई जाए ताकि सच सामने आए। डॉक्टर साहब, ये कैसी बात है? उद्धव ठाकरे सरकार ही इस मामले की जांच करवाएगी? अरे यहाँ तो पूरा उल्टा ही चलता है महाराष्ट्र के अंदर जी। महाराष्ट्र में कोई चीज सीधे सीधे होती है जी। आप खुद वहां वसूली करें। आपका लाडला सबसे कैपेबल और सबसे ऑनेस्ट पुलिस अधिकारी रंगे हाथ सारी चीज़ों में पकड़ा जाता है। आपके पुलिस वाले जाकर के विस्फोटक रख रहे हैं मुकेश अंबानी के घर में, और जब नाम सामने आ जाता है तो आप खुद ही जांच भी करेंगे। आप खुद जांच करेंगे तो न्याय किस तरीके से होगा ये तो उद्धव ठाकरे ही बता सकते हैं। दरअसल ये लोग पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और अब एन केन प्रकारेण अपनी अपनी चमड़ियों को बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार देश के सामने वो सच्चाई, वो हकीकत सामने आ चुकी है। जिस तरीके से सचिन वाजे ने ये सारा कुकर्म किया, किस तरीके से उसने विस्फोटक रखे, किस तरीके से मनसुख हिरेन की हत्या हुई, और उसके बाद किस तरीके से ये खुलासा हुआ कि वो 5 स्टार होटल में रह रहा था, पैसे काउंटिंग करने वाली मशीन रख रहा था, उगाही कर रहा था। और अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब तक सचिन वाजे ने 1000 करोड़ रुपए वसूली कर चुका था। वो पैसे कहाँ गए, कहाँ से आया, किसके लिए आया, कहाँ जमा किया गया। अब मांग ये हो रही है कि इसमें ईडी का हस्तक्षेप होना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि ये पूरा जो मसला ऐसा लग रहा है कि चोरी भी और सीना जोरी भी। जी, अब दूसरी बड़ी खबर ये भी महाराष्ट्र से है। सचिन वाजे पर एक के बाद एक नए शिकंजे कसते जा रहे हैं। एनआईए ने अपने कब्जे में लेते ही उस पर यूएपीए भी लगा दिया है। इस बीच नए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं जिसमें मनसुख हिरेन की एक्टिविटी दिख रही है, और ये भी दिख रहा है कि 17 फरवरी को वो अपनी स्कॉर्पियो से उतरकर सचिन वाजे के साथ एक दूसरी गाड़ी में बैठा था और इसके बाद ही उसकी हत्या हो गई थी। सूत्रों से खबर यह भी है कि वाजे के साथी ने यह मान लिया है कि मनसुख मर्डर के वक्त वाजे मौके पर ही था। डॉक्टर साहब, वाजे तो फंस गया, पर इसके आका कब फंसेंगे? देखिए, ये अब तक जो एटीएस की तरफ से जो जांच चल रही थी, एटीएस महाराष्ट्र सरकार के अंदर काम करती है, और जिस तरीके से इस पूरे जांच को सचिन वाजे तक बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो मुझे लग रहा है कि एनआईए के पास आने के बाद अगर इसके अंदर बड़े बड़े लोग शामिल हैं, अगर ये साजिश कोई बहुत बड़ी है, तो एनआईए इसकी जांच करेगी और इसका सही सही पता निकाल लेगी। लेकिन सचिन वाजे तो उद्धव ठाकरे का पसंदीदा पुलिस अधिकारी था। महाराष्ट्र की ये अघाड़ी सरकार के दौरान उसको वापस लाया गया। पकड़े जाने के बाद भी चीफ मिनिस्टर और शिवसेना के मुखपत्र में बाकायदा लेख लिख रहे थे ये लोग कि वो बहुत ही कैपेबल और बहुत ही ऑनेस्ट अधिकारी है। अब जांच से ये मालूम चल रहा है कि हत्या के वक्त वो वहाँ पे शायद मौजूद था। उसकी पूरी साजिश के तहत मनसुख हिरेन की हत्या की गई।
कई कई गाड़ियां निकल रही है। तो ये जो पर्दाफाश हुआ है, ये दरअसल सचिन वाजे का पर्दाफाश नहीं है। ये बता रहा है कि किस तरह से अगाड़ी सरकार वहाँ पे सरकार चलाने में इंटरेस्टेड नहीं थी। ये सरकार लुटेरी सरकार है, ये सरकार वसूली करने वाली सरकार है। और इसलिए आप देखेंगे कि जब से ये सरकार आई है और जिस तरीके से इन लोगों ने कोरोना को मिसहैंडल किया है, उससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि इनके इनएक्सपीरियंस की वजह से नियम कानून सारी चीज़ों को तो ताक पे रखा ही गया, साथ ही साथ जनता को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। जी, तीसरी खबर है चुनावी मैदान से। बंगाल और असम में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार आज थम गया। 27 मार्च को दोनों राज्यों में वोट डाले जाएंगे। प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपना जोर लगाया, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जो टक्कर है वो जोरदार है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके के सर्वे आ रहे हैं, प्रचार भी आपने जिस तरीके से देखा, क्या अंदाजा लग रहा है? देखिए, जैसे जैसे मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो प्रचार प्रसार का जो तरीका होना चाहिए कि आप जब वोटिंग के वक्त तक आपका पूरा प्रचार जो है उफान पे होना चाहिए। लेकिन जो असम में देखा जा रहा है कि असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कंफर्टेबली वहाँ पे सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। बंगाल के अंदर फर्स्ट फेज का चुनाव होना है और उस फर्स्ट फेज में ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बावजूद आप देखिए किस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती आ गए, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जोर लगाया, किस तरीके से योगी जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, अमित शाह रैलियां कर रहे हैं। तो बीजेपी की जो पूरी जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल सही तरीके से चली, क्योंकि वो आज जिस तरीके से पूरे जो फर्स्ट फेज के पूरे एरिया में जिस तरीके से बीजेपी की लहर नज़र आ रही थी, वो बताता है कि ये चुनाव धीरे धीरे ममता बनर्जी के हाथ से छूटता चला जा रहा है। और ममता बनर्जी की दिक्कत ये है कि उनके सारे कैंपेनर्स पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। ममता बनर्जी अकेली कहाँ कहाँ जाएगी। और दूसरी समस्या ये है कि ममता बनर्जी ने उस पैर को टूटने का जो नाटक उन्होंने किया, उस नाटक की वजह से वो ज़्यादा एक्टिव नज़र भी नहीं आ सकती हैं, क्योंकि उससे लोगों को लगेगा कि ममता बनर्जी बहाना मारे। मतलब ये कि ममता बनर्जी और अमित शाह के इस युद्ध में जो अभी चुनाव से पहले तक जो एडवांटेज नज़र आ रहा है, वो अमित शाह आगे को लग रहे हैं। जी, अगली खबर वो है जो आपको चौंका सकती है। केरल में यूडीएफ और एलडीएफ की सीधी टक्कर के बीच बीजेपी के उम्मीदवार और मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने ऐसा बयान दिया है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। जी हाँ, श्रीधरन ने कहा है कि बिना बीजेपी के केरल में सरकार नहीं बन सकती। डॉक्टर साहब, अब ये बीजेपी का कौन सा गेम चेंजर है? देखिए, वहाँ पे केरल के अंदर में भारतीय जनता पार्टी अब तक ज़्यादा सीट नहीं आ पाती थी। वहाँ पे कार्यकर्ता हैं, आरएसएस भी बहुत एक्टिव है, लेकिन वहाँ पे कोई चुनाव के रिजल्ट में जो है वो अपना दमखम कभी आज तक नहीं दिखा पाई है। और इस बार जो वहाँ चुनाव हो रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि केरल के अंदर ये हमेशा से देखा गया है कि एक बार एलडीएफ की सरकार, दूसरी बार यूडीएफ की सरकार, एक बार वामपंथी, दूसरी बार कांग्रेस, फिर एक बार वामपंथी, उसके बाद कांग्रेस। लेकिन इस बार पहली बार जो सर्वेज बता रहे हैं, वो सर्वेज ये बता रहे हैं कि फिर से एलडीएफ की सरकार आ रही है। मतलब कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार जो नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट उनको बनना था, वो बनाने में पिछड़ रही है। और इस वजह से एक मसला वहाँ इस तरीके से बन रहा है कि कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई है। और ऐसे में श्रीधरन साहब ये बयान दे रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2-4 मुद्दे ऐसे मिले केरल के अंदर कि जिसकी वजह से पार्टी की साख भी बढ़ी है, वहाँ नए नए लोग भी जुटे हैं और पार्टी को कुछ सीटें जीतने की उम्मीद भी बनी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों के आसपास अगर जीत जाती है तो श्रीधरन साहब जो कह रहे हैं कि वहाँ पे त्रिशंकु सरकार बन जाएगी और उसके बाद बिना भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से वहाँ कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा, ऐसी स्थिति वो उम्मीद जता रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समझिए कि साउथ इंडिया के अंदर, केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत होगी। जी,
अब खबर कोरोना की। आपको याद होगा कि पिछले साल आज ही के दिन से लॉकडाउन लगा था। इस साल भी आज की खबर बहुत अच्छी नहीं है। 150 दिनों के बाद आज फिर से देश में कोरोना के आंकड़े 24 घंटे में ही 50,000 से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच केंद्र सरकार अब विदेशों को भेजी जाने वाली वैक्सीन की संख्या पर लगाम लगाने पर विचार कर रही है, ताकि देश के लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लग सके। डॉक्टर साहब, महामारी के खिलाफ इस लड़ाई को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पिछले एक साल में हिंदुस्तान ने कमाल किया है। जहां सारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर 45-40 करोड़ के आसपास कोरोना से ग्रसित मरीज होंगे, 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास लोगों की मौत हो जाएगी, और आज स्थिति ये है कि 1,60,000 के आसपास लोगों की मौत हुई है और 1.5 करोड़ के आसपास लोग ग्रसित हुए हैं। तो एक अच्छा, जिसको कह सकते हैं कि मैनेजमेंट तो हुआ ही, और सबसे बड़ी बात कि हम एक साल के अंदर ही हम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने 2 वैक्सीन्स को हम लोगों ने बनाया, और ये वैक्सीन पूरी दुनिया में जा रही है। अब अचानक से ये दिक्कत ये आ गई है कि फिर से ये कोरोना का कहर जो है, फिर से सेकेंड वेव इसका जो है वो आ रहा है, और ऐसे में सरकार को ये चिंता करनी पड़ेगी कि क्या वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उसको तेज़ किया जाए। हालांकि वैक्सीनेशन को किस तरीके से करना है, किसका क्या स्ट्रेटजी इसके लिए हो, उसके लिए हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तो राय अपनी जगह पे है। लेकिन एक लोगों की चिंता ये है कि अगर ये इस तरीके से फिर से ये बढ़ता है तो कई सारे कामगार लोग जिनको अगर लॉकडाउन करना पड़े, जैसे बहुत सारे महाराष्ट्र में देखिए कई सारे शहरों में जो है लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है, तो ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में तबाही लेकर के आ जाएगा। और जब हिंदुस्तान में ऑलरेडी वैक्सीन मौजूद है तो क्यों ना इसे सबसे पहले हिंदुस्तान में जो काम करने वाले कामगार लोग हैं, जो जॉब्स कर रहे हैं, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो बिजनेसमैन हैं, इन लोगों को पहले दे करके इस समस्या से निजात पाया जाए, कि ताकि हमारी इकॉनमी को भी नुकसान ना हो और लोगों की जान भी बचे, और उसके बाद हम उसको लेकर के आगे दूसरे जो ग्रुप्स हैं उसको हम कैटर करें वैक्सीन के साथ। तो ये स्ट्रेटजी बन रही है। लेकिन एक साल पूरे हो गए हैं, और एक साल में ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान ने कोरोना के साथ जो युद्ध चल रहा था उसमें विजय प्राप्त की है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।